वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड पॉलिटिकल गॉसिप, जिसमें आज हम बात करेंगे पोस्ट पोल एनालिसिस की। तो अभी जो इलेक्शन निपटे हैं उसमें क्यों ऐसा प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, क्यों ऐसा रहा बीजेपी का, क्या एनालिसिस रही उसकी, उसके बारे में बात करते हैं। मेरे साथ है अभिमन्यु। अभिमन्यु वेलकम। और जैसा मैंने पहले किए थे इलेक्शन से पहले, आप पोस्ट एनालिसिस पे बात करके और देखते हैं कि क्या चीजें लोग समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से पोस्ट पोल में जो सबसे बड़ी चीज रही कि सारे एग्जिट पोल गलत हुए, इंक्लूडिंग हमारा स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का भी एग्जिट पोल गलत हुआ। तो पहला तो ये है कि जो भी अनुमान लगाए जा रहे थे मार्केट में, मोरलेस 90% एग्जिट पोल वो गलत हुए। तो आज मेरे ख्याल से पोस्ट पोल का दोनों हिस्सा होना चाहिए कि किस स्टेट में क्या हुआ और व्हाई एग्जिट पोल वेंट रॉन्ग और वेंट हेवे। तो मेरे ख्याल से ये दोनों फोकस करना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरा जो पोस्ट पोल को लेकर जो समझ है, जो हम डेटा भी देख रहे हैं, डेटा भी एनालाइज कर रहे हैं, तो ये कोई एंटी गवर्नमेंट वेव नहीं दिखा। क्योंकि यदि एंटी गवर्नमेंट वेव होता तो पूरे देश में एनडीए की सीट घटती, वोट घटती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बड़े पे एनडीए मेंटेन्ड व्हाट दे वेयर। कुछ जगह पे तो एनडीए फायदे में रही, जैसे आप तेलंगाना में देख ले, उड़ीसा में देख ले, आंध्रा में देख ले, तमिलनाडु में देख ले, केरला में देख ले। सीट कम ज्यादा हो सकता है, बट ये पूरे स्ट्रीम पे भाजपा एनडीए को काफी समर्थन मिला। तो ये बात क्लियर है कि ये कोई एंटी गवर्नमेंट वेव प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वो यदि प्रतीत होता तो हर जगह नुकसान होता, मोस्ट ऑफ द जगह नुकसान होता। इवन वोट शेयर सिर्फ 0.7% बीजेपी का घटा। मतलब अगर कुछ ऐसा वेव होती तो इतना कम वोट शेयर घटना 0.7% नॉट मच। हाँ, तो वो भी बात सही है आपने जो बोली कि ये वोट परसेंटेज, जो वोट घटा वो भी लगभग 1% या 1% के अंडर में घटा। तो पहला ये समझना इंपॉर्टेंट है कि वो नहीं था। अब कौन से स्टेट्स ने तख्ता पलट की, कौन से स्टेट्स ने अप्रत्याशित रिजल्ट जहाँ पे इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, तो आप मोटे तौर पर देखेंगे तो वो देश के बड़े स्टेट्स हैं। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है। ये 3 मेजर स्टेट में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद कुछ नुकसान राजस्थान में हुआ, कुछ नुकसान बिहार में हुआ, कुछ नुकसान कर्नाटक में हुआ। पर मुझे तौर पे 3 बड़े राज्य जहां पे मेजर नुकसान हुआ वो यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल रहा। यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और मेरे ख्याल से इसका एक बहुत बड़ा रीजन मुझे जो लगता है वो भाजपा में कॉम्प्लेसेंसी रही। मैं तो मानता हूं कि जो स्लोगन 400 पार का दिया गया, वो 400 पार स्लोगन ने भाजपा को बहुत नुकसान किया। यदि मैं नुकसान की बात करूं तो लोग डर गए। लोग, हाँ, तो एक तो पहला तो हुआ कि ऑपोजिशन को ये मिला, मतलब भाजपा ने 400 पार तो बोला, पर 400 पार क्यों चाहिए ये नहीं बता पाए जनता। 400 पार क्या काम करने के लिए चाहिए, व्हाई दे नीड 400 पार, मेरे ख्याल से ये नैरेटिव मिस हुआ। और ये 400 पार को ऑपोजिशन ने, क्योंकि उनका ये नैरेटिव मिस हुआ, ऑपोजिशन ने उसको अच्छे से भुनाया कि आएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे। तो एक मेजर, और ये चिपका भी कहीं भी, ये चिपका भी और ये वोट भी कन्वर्ट हुआ। मैं ट्रेवल कर रहा था ईस्ट राजस्थान फर्स्ट फेज के पहले, तो वहां पे लोगों में ये सेंटिमेंट था कि आएंगे तो आरक्षण हटा देंगे। तो ये ऐसी चीजें जो मेरे ख्याल से खास करके लोअर ओबीसी और एससी कम्युनिटी में चिपका और इसका वोट पे भी अच्छा प्रभाव हुआ। तो पहला जो 400 पार की वजह से रिजर्वेशन पे खतरा की बात आई, मेरे ख्याल से वो एक मेजर रीजन रहा। दूसरा मेजर रीजन रहा कि जब हुआ 400 पार हो रहा है, पार्टी स्ट्रक्चर में भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक कॉम्प्लेसेंसी आ गई। उनको लगा यार जीत ही रहे, वो थोड़े लेड बैक हो गए कि यार 400 तो जीत, मतलब चुनाव तो जीत ही रहे, 400 की लड़ाई। तो पार्टी में कॉम्प्लेसेंसी आ गई। तीसरा जो कोर वोटर था उसमें भी वो भी सुस्त हो गए, क्योंकि लगा यार 400 तो जीत ही रहे, यार नहीं जाएंगे घर वोट देने, या उन्होंने वो लिया नहीं। जो प्रॉब्लम 2014 में उन्होंने एग्रेसिव वोटिंग की थी, मोदी को लाना था। 2019 में जब बात हुआ कि ये भारत घर में घुस के मारता है, पुलवामा के इंसिडेंट के बाद, तो एग्रेसिव वोटिंग की थी। पर इस बार जो बीजेपी का कोर वोटर था
वो भी मेरे ख्याल से कहीं पीछे रहा, वो बहुत एग्रेसिव नहीं आया क्योंकि मुझे लगा यार 400 तो जीत ही रहे। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से जो रहा कि बहुत सारे एरिया में लोगों को लगा कि भाजपा जीत ही रही है, 400 आ ही रहे हैं, मोदी जी आ ही रहे हैं, तो अपना सांसद चुन लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लेते हैं। तो वो चुनाव को लोकलाइज में लगे, बोले यार मोदी जी तो जीत ही रहे, भले वो मोदी जी को वोट करना चाहते थे पर उनको लगा यार मोदी जी 400 जीत ही रहे, एक कम आएगा 399 आ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी को चुनना समझा और बेहतर समझा, और ये मेरे घर में भी हुआ। अगर हाँ इस चीज को ट्रू माने तो ये है कि 400 पार लोगों में चिपका, अब वो पॉजिटिवली चिपका या नेगेटिवली चिपका, पर 400 पार लोगों में चिपका। अगर ऐसा सही में है कि 400 पार चिपका तो सेम कांग्रेस में भी चिपका होगा। तो कांग्रेस के कैडर में क्यों कॉम्प्लेसेंसी नहीं है कि अरे जीत तो रहे नहीं है तो क्यों हम अपना काम करें, घर बैठते हैं हम, वो लोग पर एक्टिवेट रहे। ये बहुत ये बहुत अच्छा सवाल आयुष आपने पूछा, एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस पुनर्जीवित हो गई, कांग्रेस जो कांग्रेस मुक्ति हो रही थी वो कांग्रेस अचानक से खड़ी होगी, 100 सीट तक पहुंच गई, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा फर्क पड़ा और कांग्रेस उसकी वजह से पुनर्जीवित हो गई। बट अगेन व्हेन यू गो इनटू द डिटेल्स तो आप देखेंगे कांग्रेस को फायदा कहां हुआ। कांग्रेस को रीजनल पार्टीज का फायदा हुआ। अब इन्हें कांग्रेस कहां सीट जीत रही है, कांग्रेस यूपी सीट जीत रही है। यूपी में कांग्रेस माइनर प्लेयर है, समाजवादी पार्टी मेजर प्लेयर है। जब चुनाव लोकलाइज हुआ तो लोग कैंडिडेट पे जाने लगे, कास्ट पे जाने लगे, तो कांग्रेस को फायदा हुआ। दूसरा फायदा हुआ कांग्रेस को बड़ा महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में भी चुनाव लोकलाइज, मतलब चुनाव में अलायंस का बहुत बड़ा रोल है, एनसीपी बड़ी अलायंस है। अब उबाटा उद्धव, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, वो जो गुट है उसका बड़ा वो है, वहां पे फायदा हुआ। तीसरा फायदा कांग्रेस को बड़ी सीट पंजाब से आई, पर पंजाब में देखेंगे तो कांग्रेस को पिछले बार भी इतनी ही सीट आई थी, आई थिंक +-1 था, लेकिन कांग्रेस वाज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन पंजाब लास्ट टाइम, और मोर और लेस इस टाइम में उन्होंने वहां पे कोई मेजर गेन उन्हें नहीं हुआ। एक स्टेट जहां फायदा हुआ वहां राजस्थान में हुआ। आई थिंक राजस्थान में जो कांग्रेस एंड गठबंधन, मतलब कांग्रेस 10-11 सीट जीत पाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 11 सीट जीत पाई, पर 11 सीट आप देखेंगे तो 3 सीट अलायंस ने जीती है। एक सीकर की सीट जो कम्युनिस्ट ने जीती, एक आई थिंक बांसवाड़ा की सीट जो आदिवासी पार्टी ने जीती, और एक हनुमान नागौर की। तो यहां भी देखेंगे ये, और इसके वजह से भी कांग्रेस 2-3 सीट ज्यादा जीत पाई, ये अलायंस की वजह से। तो राजस्थान में भले आप बोले कि कांग्रेस और बीजेपी का फाइट ऑन था, पर इस बार नहीं रहा। पिछले बार कांग्रेस की इन तीनों पार्टी के साथ गठबंधन नहीं थी। हनुमान बेनीवाल भाजपा की तरफ से लड़ रहे थे, बीएपी अलग लड़ रही थी, और कम्युनिस्ट के साथ गठबंधन नहीं हुआ। इस बार आप देखेंगे तो कांग्रेस का वहां पे गठबंधन का भी, मैं नहीं बोल रहा हूं कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ, पर गठबंधन का भी एक मेजर फायदा हुआ। अब आप देखिए जहां कांग्रेस गठबंधन से बाहर लड़ी, बंगाल पर, हाँ, अब हरियाणा को भी नकार नहीं सकते हैं। राजस्थान में भी अलायंस की बात करें तो अलायंस कुछ सीटों तक ही सीमित था, क्योंकि आधे से ज्यादा, आधे नहीं आई, 70% राजस्थान में हेड ऑन फाइट थी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। मतलब वहां पे वो नहीं है कि हनुमान बेनीवाल का अलायंस है तो उसकी वजह से कुछ वोट्स में बाकी सीट्स में असर पड़ा। तो अगर मैं देखूं कि हेड ऑन जहां पे था तो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इनमें बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा ना। और ऊपर छत्तीसगढ़ और ऊपर हिमाचल, उत्तराखंड, इनमें भी इनमें रहा। लेकिन इनके अलावा जहां पे हेड ऑन था, मतलब इन दोनों में, राजस्थान और बेसिकली हरियाणा में हेड ऑन में कहीं ना कहीं, तो मैं राजस्थान और हरियाणा के 2 फैक्टर बता दूं। राजस्थान में भी, आप राजस्थान में आप देखेंगे, यदि आप मैप पे देखेंगे कि कहां कांग्रेस गेन की है, तो इट्स ईस्टर्न राजस्थान कंप्लीटली। वो आप ईस्टर्न राजस्थान का जो भी आप देखेंगे, जो दिल्ली यूपी से इधर वाला सटा हुआ बेल्ट है, वो बेल्ट में इनका मेजर गेन है। मेवाड़ में गेन नहीं है, वेस्टर्न में 1 सीट बाड़मेर जीते, बट मेजर जो गेन है वो पूरा ईस्टर्न राजस्थान में कॉन्सोलिडेटेड, राइट। अब एक जो समाज, आप जो बोल रहे, जो भाजपा से बहुत नाराज चल रहा था ड्यू टू मल्टीपल रीजन, वो जाट ने हरियाणा में नुकसान पहुंचाई, राजस्थान में भी नुकसान पहुंचाई,
और वेस्टर्न यूपी में नुकसान पहुंचा है। वेस्टर्न यूपी भी आप देखेंगे तो बीजेपी कुडंट डू वेल। वेस्टर्न यूपी में भी भाजपा बहुत सीट नहीं निकाल पाई पिछले बार, जैसी या पिछले बार से थोड़ी नीचे ही गई। वेल दे आर नॉट। तो एक जाट का जो फैक्टर था, जाट की वजह से एक बड़ा एडवांटेज, मतलब एंटी बीजेपी जो जाट, वो चाहे वो किसान आंदोलन की वजह से हो, चाहे जो मिस ट्रीटमेंट ऑफ रेसलर्स हुए हो, जो मैक्सिमम जाट रेसलर्स थे, ठीक है, जो भी हुआ उसकी वजह से एक एंटी बीजेपी सेंटीमेंट था। और वो एंटी बीजेपी सेंटीमेंट को यदि हनुमान बेनीवाल थर्ड फ्रंट लड़ते तो हो सकता है वो कुछ वोट उधर काट के ले जाते और ये वो होता। और एक और जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो ईस्टर्न राजस्थान है, ईस्टर्न राजस्थान में पहले फेज में चुनाव हुआ था। जो पहला फेज चुनाव हुआ था वो ईस्टर्न राजस्थान में चुनाव हुआ था, और वहां पे 400 पार पे जो, क्योंकि आपको पता है ईस्टर्न राजस्थान इज ऑल्सो मीना बेल्ट, मोरलेस मीना बेल्ट। तो ये जो एससी रिजर्वेशन और रिजर्वेशन वो भी बहुत ज्यादा चिपका। तो इट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ जाट एंड मीना जो ईस्टर्न राजस्थान में नुकसान पहुंचा। और हरियाणा देखें तो हरियाणा में भी मेजरली जो बीजेपी सीट हारी वो जाट एरिया में हारी। तो देयर वाज ये कम्युनिटी, देखिए 2-3 कम्युनिटी भाजपा से अगेंस्ट खार खा के बैठी हुई थी। आप इस मिनट में जाट की बात कर ले, महाराष्ट्र में मराठा की बात कर ले, ये ऐसी कम्युनिटी थी जो भाजपा के खिलाफ होके बैठी हुई थी। वो कांग्रेस होती, एनसीपी होती, कोई भी whoever would have been the main opposition would have benefited, राइट। तो अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस ने गेन नहीं किया, पर मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल जो गेन आप देखेंगे वो मेजरली ड्यू टू अलायंस फैक्टर की वजह से है। कांग्रेस अपने मेजरली हरियाणा गेन की है, अगेन वो जाट फैक्टर की वजह से, और आप राजस्थान के कुछ सीट्स बोल सकते हैं। ऑल्सो जब अलायंस होती है, आप हेड ऑन की बात करें तो अलायंस होती है तो दोनों तरफ से वोट ट्रांसफर होता है। तो ठीक है, 3 सीट पे अलायंस थी, 22 सीट पे कांग्रेस लड़ रही थी, पर वो 22 सीट पे भी हनुमान बेनीवाल का जो भी हो, 10,000 20,000 का ही लोकसभा में ताकत हो, कम्युनिस्ट की जो भी ताकत हो, वो क्या नाम है, आदिवासी पार्टी की जो भी ताकत हो, वो उसके साथ लगती है, वो छोटा हो चाहे बड़ा। और आई थिंक राजस्थान इलेक्शन में बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हुए जो भाजपा जीती हो चाहे कांग्रेस जीती हो, बहुत कम मार्जिन में डिसाइड हुए। इवन कोटा जहां से आप आते हो वो भी मेरे ख्याल से लास्ट में 40, 30, 40, 50, 60 हजार से डिसाइड हुआ। हाँ, राइट। तो बहुत सारी सीटें बहुत कम मार्जिन से डिसाइड हुई है। तो मतलब मेरे ख्याल से अगेन एक लास्ट पॉइंट उसके, क्योंकि चुनाव थोड़ा लोकलाइज हो गया और क्योंकि लोकल नेता कैडर को मोबिलाइज कर पाए, इसलिए वो एक्टिवेशन था। आप कोटा से आते हैं, कोटा में यदि प्रहलाद कुंजल को टिकट नहीं मिलता तो हो सकता है उतनी एनर्जी में कैडर नहीं होता, क्योंकि दैट इलेक्शन अनलोकलाइज, मतलब वो कैंडिडेट भाजपा छोड़ के आया था, एक वो था। तो मेरे ख्याल से जहां जहां लोकल लीडर, जहां पे आपने बात करी लोकलाइज्ड की, तो अभी मैं किससे मिला था तो उन्होंने मेरे को कहा कि लोकलाइज्ड कब होता है चुनाव, जब जो सेंट्रल चेहरे हैं वो फीके पड़ने लगते हैं, तब लोकलाइज्ड होता है। कि जब उनको मोदी जी धुंधले नजर आने लगते हैं तब वो लोकल कैंडिडेट को देखना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी इतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे थे कि उनके नाम पे वोट दिया जाए, इसीलिए फिर लोकलाइज्ड कैंडिडेट की बात। ये एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये भी है कि क्योंकि लोगों ने मोदी जी को फॉर ग्रांटेड ले लिया, क्योंकि मोदी ने 400 पार बोल दिया तो क्या भैया मोदी जी 400 तो ला ही रहे, अब मोदी जी की तरफ देखने की क्या जरूरत है, ही इज देयर ऑलरेडी। अब जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा बात बता रहा हूँ, मैं अपनी ससुराल का बता रहा हूँ। मेरे ससुराल वाले वो बनिया समाज से आते हैं, ठीक है। हमारे वहां पे जो कैंडिडेट था एनडीए की तरफ से राजपूत कैंडिडेट था और आरजेडी की तरफ से बनिया कैंडिडेट था। और बनिया कैंडिडेट वो बनिया कैंडिडेट जो हमारे पॉडकास्ट में भी आई हुई है, रितु जायसवाल जी खड़ी थी। तो मेरे ससुराल वाले ये बात कर रहे थे कि भैया मोदी जी तो आ रहे हैं, 400 सीट ला रहे हैं, इस बार अपने शहर का सोचते, शिवहर का सोचते, पढ़ी लिखी रितु जायसवाल को वोट देते। उनका मोदी जी से कोई मोहभंग हुआ था ये नहीं, पर वो बोले कि मोदी जी तो आ रहे हैं, मोदी जी इज ऑलरेडी देयर, नेशन इज इन सेफ हैंड्स, अब मौका है कि अपने एरिया की सोच लेते हैं और यहाँ पे जो काम करेगा उसको वोट देते हैं। तो आप ये चीज कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी की इमेज को, मतलब मोदी जी चलो इलेक्शन से तो हुआ, लेकिन मोदी जी के प्यार में लोगों के मन में जो
के प्रति प्यार है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। नहीं, मैं बोल रहा हूं कमी जरूर आई है, बट वो कमी ऐसी नहीं आई कि भाजपा को या एनडीए को 240 सीट आ जाए, क्योंकि अब वो है तो देयर आर वेरी फैक्टर्स। अभी जैसे आप जाट का ही हुआ तो एक बड़ा चंक जो जाट का है वो मोदी जी से नाराज है, जो सिख में जो पंजाब के लोग हैं वो नाराज है, महाराष्ट्र में मराठास का एक बड़ा चंक है जो नाराज है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये ऊपर नीचे थोड़ा चलते रहता है। जब पुलवामा हुआ तो मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ गई, तो इंसिडेंट्स मेरे ख्याल से थोड़ा ऊपर नीचे चलते रहता है। तो मेरे ख्याल से ये यदि आप पिछले 10 साल में कंपेयर करेंगे तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि अभी मोदी जी की लोकप्रियता ऑल टाइम लो पे, ये नहीं। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज और आई थिंक जो आप भी कह रहे हैं कि अलायंसेस की वजह से, तो अगर नंबर्स भी देखें तो केवल 18 सीट्स ऐसी है जो कि ना एनडीए को मिली है ना आईएनडीआईए को मिली है, इंडिया को मिली है, ठीक है। तो केवल 18 सीट्स का मतलब हो गया कि बाइपोलर इलेक्शन हो गया लगभग। तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं ज्यादा मेरी समझ से एनडीए को ज्यादा हुआ बाइपोलर होने का। और मतलब इसका मैं कोई डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाऊंगा कि एनडीए, क्योंकि एनडीए को बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ बाइपोलर होने का। अभी नहीं, लेकिन उड़ीसा में जो एनडीए को सीट 18-20 सीट मिली, वो बाइपोलर नहीं होती तो नहीं मिलता। दूसरा बड़ा एनडीए को गेन हुआ आंध्रा में, जहां आई थिंक 21 सीट मिली, वहां भी बाइपोलर होता तो नहीं मिलता। मतलब तेलंगाना, हाँ, बाइपोलर का मतलब मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा था कि मोदी को चुनना है या मोदी को हटाना है, ये वाला जो फैक्टर रहता है लोगों के दिमाग में कि कि मैं वोट देने जा रहा हूं तो या तो मैं मोदी को चुनने के लिए, वापस लाने के लिए जा रहा हूं, या मोदी को हटाने के लिए जा रहा हूं। ये लोगों में कहीं ना कहीं फीलिंग रही है, काफी लोगों में। मुझे नहीं लगता है। मुझे इसलिए नहीं लगता है क्योंकि पहला हुआ कि 2 बड़े अलायंस बन गए, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोगों ने, जो तीसरा मैं आपको उदाहरण देकर बताऊंगा, उनको इसलिए वोट नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि नेशनल स्कीम्स पे इनका कोई मतलब नहीं। जैसे आप देखेंगे आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार चला रही है, पर आप पंजाब में परफॉर्मेंस देखेंगे तो लोकसभा वेरी डिसिमिलर। ऐसा नहीं कि वहां पे कमजोर पार्टी है, मतलब सरकार चल रही तो डेफिनेटली बहुत मजबूत पार्टी, पर और पिछले बार भी उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा था लोकसभा। क्यों? और पिछली बार तो दिल्ली में भी बहुत खराब था। क्यों? क्योंकि लोग को लगा कि दिस पार्टी डज नॉट फिट इन द नेशनल स्कीम ऑफ थिंग्स, ठीक है। पर कुछ क्षेत्रीय दल इस फीलिंग के होने के बावजूद भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। जैसे केसीआर तेलंगाना बीआरएस, आपके वाईएसआरसीपी हो गए, आपके एआईडीएमके हो गए, आपके अकाली दल हो गए, कहीं ना कहीं थोड़ा 5-10 साल से डाउनहिल पे, पर बहुजन समाज पार्टी भी हो गए। ये सारे वैसे पार्टी है जो ये इन्वायरमेंट के बीच में भी ये अच्छा परफॉर्म करते थे। तो आप ऐसा समझिए कि ये जो बाइपोलर की हम बात कर रहे हैं और 18 सीट की बात कर रहे हैं, देखिए इंडिया का मेजोरिटी ऑफ पार्ट हैज बीन बाइपोलर ऑलवेज। अब ये क्या हुआ है कि ये वैसे स्टेट्स हैं जहां पे प्रोबेबली देयर वाज अ फाइट बिटवीन बीजेपी वर्सेस रीजनल फ्रंट्स, और वहां पे बीजेपी हैज बीन एबल टू किल द रीजनल फ्रंट दिस टाइम। आप एक बंगाल छोड़ दें जहां पे टीएमसी ने अच्छा किया, उसके नीचे आप आते चले जाए उड़ीसा, बीजेडी बीजेडी की लड़ाई कांग्रेस से नहीं थी कभी। वो पिछले बार 12 लोकसभा सीट जीती थी तो बीजेपी और बीजेडी की लड़ाई थी। तो वहां पे बाइपोलर कांग्रेस को लेकर नहीं था, तो वहां पे यदि बीजेडी को हराया गया। थोड़ा नीचे है तेलंगाना में इस बार कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस डिड वेल, बट बाइपोलर हो गया भाजपा और कांग्रेस के बीच, बीआरएस गॉट 0, ठीक है। उसके नीचे आए आप आंध्रा में भी एनडीए वर्सेस वाईआरसीपी हो गया, कांग्रेस फैक्टर नहीं है। तो वहां पे भी ये कांग्रेस नहीं है, लेकिन मोदी को लाना है बंगाल, यहाँ पे उड़ीसा में मोदी को लाना है, इसलिए शायद वोट मिले। मतलब ये एक एस्पेक्ट हो सकता है जो उड़ीसा को ज्यादा कमजोर जानते, वो जानते कि 25 साल से नवीन पटनायक की सरकार थी अप्रोक्सीमेटली, प्लस एंटी इनकम्बेंसी थी। दूसरा वहां पे एक सेंटिमेंट वो आया कि जो आईएएस है वीके पंडियन वो अगला होंगे, जो तमिल से आते हैं। उड़ीसा स्मिता की बात आई, मोदी जी बोल के आए कि हम खाटी उड़िया को सीएम बनाएंगे, और मेरे ख्याल से अभी 1 घंटा में सीएम का निर्णय भी होगा। तो पॉइंट है कि वो लोकल फैक्टर थे,
अब बीआरएस यदि डाई डाउन की तेलंगाना में, तो उसमें मोदी का कोई रोल नहीं है ना। वो तो आधा आधा हाफ डेथ तो उसको कांग्रेस ने कर दिया था असेंबली इलेक्शन में, यदि आप देखेंगे तो बीआरएस वाज सबड्यूड। तो हाफ डेथ जो है वो बीजेपी ने बीआरएस के स्पेस खा के कर लिया। अब आंध्रा में तो मोदी कोई फैक्टर ही नहीं है, आंध्रा में तो जगन और चंद्रबाबू थे, तो वहां पे कोई वोट तो इसलिए पड़ा ही नहीं कि मोदी को लाना है या मोदी को हटाना है। तो मेरे ख्याल से ये जो तीनों स्टेट है, और यदि आप ये तीनों स्टेट को मानते हैं कि मोदी को लाना है हटाने पे वोट पड़ा, तो तीनों स्टेट ने वोट किया है मोदी को लाने पे। मतलब तो मेरे ख्याल से मतलब इन्होंने किया है। मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा, और कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी, जिसमें कि मोदी को रोकने के लिए लोगों ने वोट किया। अब वो चाहे कास्ट समीकरण हो सकता है, सब मुस्लिम से साथ हो गए हैं कि मोदी को रोकना है, और जो भी है, मतलब क्योंकि 2017 असेंबली इलेक्शन में सेम अलायंस था, लेकिन तब चीजें इनके फेवर में नहीं गई थी, बहुत अगेंस्ट में गई थी। तो कहीं ना कहीं समीकरण तो तब भी बन सकती थी कि वोट कंसोलिडेशन होना है अगर, तो तब भी हो सकता है, लेकिन शायद फीलिंग तब वो वाली नहीं थी कि फियर फैक्टर और वो जो चीजें हैं कि नहीं इस बार तो रोकना है कुछ भी करके। वो शायद मेरे ख्याल से बहुत सारा फैक्टर, एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि 17 साल में अखिलेश 12 में एंट्री किए थे, सीएम बने थे, उन्होंने ढूंढ नहीं फाका था। पिछले 7 साल से वो ढूंढ फाक रहे। ठीक है, तो आई थिंक अखिलेश ऑफ 2017 एंड 2024 इज अ डिफरेंट person. As well, you can say Rahul Gandhi of 2017 and 2024 is also a different person. ठीक है, तो आई थिंक ये सारे लीडर काफी ग्रो किए, दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग एज कंपेयर ऑफ 2017। ठीक है, और उसका मेरे ख्याल से बेटर सोशल इक्वेशन की समझ बनी है। और देयर इज नो डाउट सेइंग दैट कि इंडिया अलायंस, मतलब समाज, स्पेसिफिकली समाजवादी पार्टी ने सोशल कॉम्बिनेशन, सोशल फैक्टर्स को काफी ज्यादा असेस किया और उसको काफी अच्छा से साधा। जो कभी अमित शाह को श्रेय जाता था, खास करके 2014 से 2022 के बीच में, यूपी में उन्होंने ऐसा जाति का गोलबंदी बनाया है कि भाजपा इतनी सीट जीत रही है, उसको इस बार नो डाउट अखिलेश की बेटर इक्वेशन या बेटर उससे आई मीन डिड इट वे 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 बेटर। ठीक है, तो ये आई थिंक इधर का भी हुआ। लेकिन एक चीज जो एक और, मतलब हम लोग इन सब इस पे बात कर रहे थे एनालिसिस पे, और एक स्टार्टिंग में पॉइंट उठा कि एग्जिट पोल सबके गलत हुए। एग्जिट पोल पे एक और चीज आती है कि एग्जिट पोल लोग इसलिए करते हैं कि उनको पैसा मिलता है। अब एग्जिट मतलब मैं भी इसमें सोच रहा था, तो मेरे को भी थोड़ा सा इस पे इसलिए ये बात सही नहीं लगती है, कि लॉजिकल नहीं लगती है कि अगर आप पैसा किसी से ले रहे हो तो उसको गलत क्यों बताओगे। मतलब एक तो इसमें आपका क्या मतलब कि क्या ऐसा हो सकता है। आपके सवाल पे बाद में आता हूँ। मेरी एक बहुत मित्र है, जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, वो यूपी उन्होंने ड्रॉ किया था, खास करके पूर्वांचल उन्होंने दौरा किया था। उनसे मेरी चुनाव रिजल्ट से पहले बात हो रही थी, 1.5 घंटा, आई थिंक एग्जिट पोल से भी पहले बात हो रही थी। ठीक है, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 लाइन बोली जो मेरे ख्याल से एग्जिट पोल को समराइज करती। उन्होंने बोला, यार घूमने पे किसी से पूछो किसको वोट दे रहे हो, तो ऑन द फेस बोलता था भाजपा को वोट दे रहे हैं। पर उससे आप 15 मिनट 20 मिनट आप बात करो, यार ये समस्या है, ये है, क्या इश्यू है, ये है वो, तो 20 मिनट बाद बोलता था सपा को वोट दे के आ रहे। तो आप जब तक उससे कॉर्ड स्ट्राइक करके थोड़ी कन्वर्सेशनल बात करके डेप्थ में नहीं जाओ, ऑन द फेस ऑफ किसी से किसको वोट दे के आ रहे, तो वो बोलता था भाजपा को वोट दे के आ। तो मेरे ख्याल से अगेन ये 2 लाइन बहुत वो है, लेकिन मेरे ख्याल से दिस समराइजेस द एग्जिट। हाँ, जो इवन अपने इलेक्शन ऑन व्हील्स के पार्टिसिपेंट्स थे, उन लोगों ने भी जब आगरा में सोशल लिसनिंग करी थी, तो सबसे पहला ये था कि 100% लोग बोल रहे हैं कि भाजपा को वोट देंगे। लेकिन जब काफी लंबा कन्वर्जेशन चला तो कुछ लोग, अभी भी मेजोरिटी भाजपा को दे रहे थे, लेकिन काफी लोग पलट गए थे बाद में कि नहीं, हम लोग सपा को और कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को वोट दे के आएंगे। तो आई थिंक यस, ये होता है। और सर्वे में क्योंकि बहुत ही मैं नहीं बोलूंगा ये होता है, हाँ, मेरे ख्याल से ये इस बार हुआ, क्योंकि मोदी की 400 की हवा चल रही है।
मतलब मोदी को 400 आ रहा है, तो यदि आप बोल रहे हो कि मैं भाजपा को वोट नहीं दे रहा हूँ, तो लोग आपको जज करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस वजह से लोगों ने वो बोला है कि मैंने भाजपा को मतलब ऑन द फेस ऑफ इट बोला है, और इस वजह से मुझे जो लगता है कि एग्जिट पोल का प्लस यही है, क्योंकि एग्जिट पोल इन डेप्थ तो जाती नहीं है, वो तो बस पूछती है ये जो भी उसके 2-4 क्वेश्चन होते, इट डज नॉट गो इनटू द क्वालिटेटिव, राइट। और मेरे ख्याल से इस वजह से, क्योंकि तो हमारा एग्जिट पोल हो सकता है, एक्सिस बैंक इंडिया का गलत होना हो सकता है, पर यदि 12 एग्जिट पोल हो रहे हैं और 12 में 11 गलत हो जा रहा है, तो देयर इज मच मोर इनटू इट। तो कहीं ना कहीं ये, लेकिन ये जो चीज है कि लोग मतलब क्योंकि हवा है और उसकी वजह से गलत बोल सकते हैं, ये चीज कहीं ना कहीं बाद में ही लोगों को समझ में आ रही है, सारे पोलस्टर्स को। पहले ये चीज नहीं किसी ने पॉइंट आउट करी थी, तो लर्निंग एक तरह से इस प्रोसेस की। वो बाद में इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद, मतलब ये तो आई थिंक ऑन कैमरा किसी पोलस्टर ने ये बोला भी नहीं है, तुमको ये समझ में आई। ये तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो जर्नलिस्ट ने मुझे ये बात बोला था और जिससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ चीजों को। समझ गया। हाँ मतलब, पर ये चीज कहीं ना कहीं एक तरह से हो सकता है सबके लिए लर्निंग हो कि नेक्स्ट टाइम जब एग्जिट पोल करें तो और थोड़े फैक्टर्स को काम में लिया जाए। मतलब वही अगेन हर बार एक नई लर्निंग रहती है, तो इस बार भी ठीक, बड़ी लर्निंग है मेरे ख्याल से इस पर, बड़ी लर्निंग है। हाँ ठीक है। पैसे वाला जो आप बोल रहे थे आयुष, मेरे ख्याल से पैसा तो आप एक बार एग्जिट पोल करके गलत कमा सकते हो, बट क्रेडिबिलिटी यू लूज इट फॉर द लाइफ टाइम। तो जो एक्सिस बैंक इंडिया के साथ हुआ, उन्होंने 2019 लोकसभा स्पॉट ऑन प्रेडिक्ट किया था, ऐसा उनका कहना है, उस वजह से दे बिकम ए ब्रांड, राइट। पर मेरे ख्याल से इस बार गलत होने की वजह से भले उस पैसे जो भी बने मिले, 5 साल उनको क्रेडिबिलिटी करना पड़ेगा। पैसे मिलेंगे कैसे? मतलब पार्टी तो आपको नहीं देगी, पार्टी को क्या ही फायदा होगा? पार्टी को माहौल बना के एग्जिट पोल के बाद, एग्जिट पोल में फायदा नहीं, ओपिनियन पोल में एक बार फायदा भी आप बोल सकते हैं, एग्जिट पोल में तो क्या ही फायदा, एग्जिट पोल में तो क्या ही फायदा पार्टी को माहौल बना, 3 दिन के माहौल से क्या ही फायदा होगा? लोग कह रहे हैं शेयर मार्केट वाले पैसा दे देंगे, शेयर मार्केट वाले तो मतलब वो तो हवा के विपरीत लगा देंगे। मतलब उनको तो ये है ना कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिले, उनको झूठ फैला के कुछ फायदा, मेरे को नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा वो रहता है सब्सटेंस। ठीक है और ठीक है, आई थिंक विल समराइज दिस। बाकी हम लोग पोस्ट पोल की डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, तो वंस वी आर आउट विथ, फिर हम लोग इस पे गॉसिप करते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।